केमिस्ट्री का धातु और अधातु चैप्टर, जिसमें हमने आपको पहले 2 पार्ट दे चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले 2 पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि धातु क्या होता है, धातु के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पढ़ाए थे। आज हम लोग अधातु के बारे में समझते हैं कि अधातु क्या होता है, अधातु के भौतिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं अधातु का डिफिनेशन। अधातु का डिफिनेशन क्या कर रहा है? अगर आपको धातु का डिफिनेशन याद होगा तो अधातु का डिफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अधातु का डिफिनेशन क्या कह रहा है कि वैसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक उसको बोलते हैं जिससे आप करंट पास नहीं करवा सकते हैं। तो जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, तथा जिनमें आघात वर्धनीयता, माने जिसको पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, उन्हें हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता, जिसको खींच खींच कर लंबा तार बना सकते हैं, उन्हीं को हम तन्यता कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन समझिए कि वैसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, जिनमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता है, क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, नियोन हो गया। ये सब के सब देख रहे हैं ना, ये सब के सब अधातु है। और भी है। अब हम अधातु के भौतिक गुण समझते हैं कि अधातु के भौतिक गुण क्या है। जिसमें सबसे पहला भौतिक गुण है कि यह विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। ये तो आपको डिफिनेशन में ही समझा दिए कि जो विद्युत और उष्मा के कुचालक हो वह धातु कहलाएगा। तो अधातु का पहला भौतिक गुण क्या पढ़ेंगे कि यह विद्युत और उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। उसके बाद देखिए दूसरा गुण लिखा हुआ है कि यह इनमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये भी डिफिनेशन लिखा दिए थे। तो 2 गुण पढ़ लिया धातु के भौतिक गुण में कि यह विद्युत और उष्मा का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा गुण समझिए क्या कह रहा है कि इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन को छोड़कर और ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। उसके बाद देखिए अधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु जो है ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। लास्ट है कि इसका क्वथनांक और द्रवनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ये हमारा हो गया अधातु के भौतिक गुण। अब हम पढ़ते हैं अधातु के रासायनिक गुण। इसे मिटा रहे हैं हम। अब हम पढ़ते हैं अधातु के रासायनिक गुण। भौतिक गुण पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं अधातु के रासायनिक गुण। अच्छा, धातु का रासायनिक गुण आपको याद होगा। धातु का रासायनिक गुण में हम आपको पढ़ाए थे पहला गुण कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती है। माने कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया था? त्याग कर दिया था, तभी उस पर विद्युत धनात्मक बना था। लेकिन यहाँ जो देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? यह विद्युत क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मतलब कहने का मतलब अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? निगेटिव चार्ज चढ़ेगा। तो इसका मतलब अधातु का रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण है कि यह विद्युत के क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अधातु के रासायनिक गुण में दूसरा गुण लिखा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या कर रहा है कि अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे देखिए तो सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा ना धातु, तो उसका ऑक्साइड बनेगा। अब धातु का ऑक्साइड बनेगा कि अधातु का ऑक्साइड बनेगा? सिंपल है, अधातु के ऑक्साइड बनेगा। ये जो देख रहे हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? अधातु के ऑक्साइड है। अगर आपसे पूछे कि अधातु के ऑक्साइड, ये सब अधातु के ऑक्साइड है, ये प्रकृति में किस रूप में रहते हैं? अम्लीय रूप में रहते हैं कि क्षारीय रूप में? तो ये अपना जो प्रकृति है वो अम्लीय दिखाता है। कैसा दिखाता है? अम्लीय। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अच्छा, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अधातु के रासायनिक गुण में आपको पहला क्या लिखा है? यह विद्युत ऋणात्मक होते हैं। लेकिन 2 अधातु को छोड़कर, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। पता होगा कि H पर प्लस होता है, हाइड्रोजन पर क्या होता है? प्लस, और हीलियम पर डबल प्लस होता है। ये दोनों को छोड़कर, ये दोनों अधातु हैं
अधातु हैं, लेकिन ये दोनों विद्युत ऋणात्मक नहीं है बल्कि विद्युत धनात्मक है। तो याद रखिएगा, हमने यहाँ क्या लिखा है, विद्युत ऋणात्मक होती है, लेकिन ये दोनों को छोड़कर ये दोनों अधातु है, फिर भी यह विद्युत धनात्मक है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपवाद मिलेगा ही, ये अपवाद है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ अधातु अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा, और वो प्रकृति में किस तरह के होंगे, अम्लीय होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि अधातु का हम जल के साथ अभिक्रिया करवा के देखते हैं कि अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। फायदा ही फायदा है, सिंपल देख लीजिए, अधातु जो है ना जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, लफड़ा ही खत्म हो गया। तो जल के साथ अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, देखिए लिखा हुआ नहीं करता है, लेकिन धातु जो है किया था, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, चौथा में देखिए क्या लिखा हुआ है, अम्ल के साथ अभिक्रिया। और धातु जो है ना मुख्यतः माने सामान्यतः जो है ना अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कभी कभी कर लेता है, हम फिर भी लिख दिए, देखिए ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया। और धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है बस, लेकिन धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाया था, हाइड्रोजन गैस बनाया था। लेकिन याद रखिएगा, अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। देखिए एक अधातु लिए हैं, कार्बन क्या है, अधातु, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं, क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनाया है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं दिया है। ये हमारा देखिए अधातु का भौतिक गुण पढ़ लिए, रासायनिक गुण पढ़ लिए, माने कहने का मतलब ये हुआ कि धातु भी पढ़ लिए, अधातु भी पढ़ लिए। अब कुछ बातें और समझते हैं इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आगे पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसी में पढ़ना है सहसंयोजक बंधन, तब जाके पढ़ना है आयनिक बंधन। इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग धातु और अधातु पढ़ लिए। अब धातु और अधातु के अगला टॉपिक है, उसी में पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इंग्लिश में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, EDS। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, डी मतलब डॉट और एस मतलब स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, EDS। अब ये क्या होता है, तो क्या लिखा हुआ क्या हुआ है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके संकेत के चारों ओर दर्शाने को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई परमाणु लीजिए, जैसे हम आपको लेते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं। ये कोई परमाणु है, इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना होगा। और आपको पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इतिहास गवाह इसके बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, अब इसका H का EDS बनाना है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल H और बाहर में एक डॉट दे दीजिए, हो गया सिंपल, यही हो गया EDS। EDS समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का EDS क्या होगा, H डॉट हो गया, क्योंकि एक क्यों दिए हैं, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक और देते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम आपको बता रहे हैं सोडियम का सबसे पहले परमाणु संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। परमाणु संख्या कितना होता है सोडियम का, 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, तो 2 8 1 होता है ना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 8 1 होता है। अब देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका EDS बनाना है, ऐसे लिखना है, सोडियम लिख दिए, और इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट में यहाँ रख देंगे। आप चाहे तो इस बिंदु को कहीं भी रख सकते हैं, देखिए ना, यही हो गया सोडियम का EDS। किसका EDS हो गया, सोडियम का। जैसे अगर आपसे मैग्नीशियम का EDS पूछे, मैग्नीशियम का, अच्छा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है, 12। अच्छा इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 पहले लिखेंगे, 8 लिखेंगे और लास्ट में कितना लिखेंगे, 2। अब बताइए तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पूछेगा मैग्नीशियम का EDS बनाइए, मैग्नीशियम का EDS, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 को बिंदु डाल देंगे, इधर हो गया। आप इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं। मिटा रहे हैं, आप कुछ और समझाते हैं आपको। तो मैग्नीशियम समझ गए, सोडियम समझ गए, हाइड्रोजन समझ गए। अच्छा जैसे एक और पूछते हैं आपसे कि आप हमें एल्युमिनियम का बना के दिखाइए, एल्युमिनियम का EDS बना के दिखाइए। एल्युमिनियम का कैसे बनेंगे, सबसे पहले पता करेंगे इसकी परमाणु संख्या। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 13 होती है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होती है, 2 8 3 होती है, जोड़िएगा 13 पूरी जगह, 2 8 10 3 13। अब बताइए एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल Al लिखेंगे और 3 को ऐसे रख देंगे, हो गया एल्युमिनियम का EDS। ठीक है, तो सिंपल वाला हो गया। एक और समझाते हैं आपको इसी तरह से। अगर इसी तरह से आपसे क्लोरीन पूछ दे तब, पहले ऑक्सीजन समझता है।
ऑक्सीजन, इसका ईडीएस बनाइए, ऑक्सीजन का ईडीएस बनाइए। कैसे बनेगा? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पता चल गया? 6 इलेक्ट्रॉन पता चल गया। तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन लिख देंगे ऐसे करके, लिख दिए ऑक्सीजन ऐसे करके। अब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। दो देखिए से दर्शाएंगे, 2 इधर रख देंगे, 2 इधर रख देंगे, 2 इधर रख देंगे, हो गया। आप कहीं भी रख सकते हैं, मैक्सिमम ऐसे कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 गो रख सकते हैं मैक्सिमम एक साथ। मैक्सिमम 4 गो मत रखिएगा, 4 गो नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। मैक्सिमम 3 ही रख सकते हैं, और 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। जैसे हमने 6 बनाया, अच्छा लग रहा है, 2 इधर 2 इधर इधर, आप इस 2 को इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा ऑक्सीजन का ईडीएस बन गया, ऑक्सीजन का ईडीएस बन गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछे क्लोरीन का बनाइए, क्लोरीन का, तब आपको बना के दिखाते हैं क्लोरीन का। कैसे बनेगा क्लोरीन? क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना ही पड़ेगा ये सब। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 7 होता है। तो पता चल गया ना कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे लिखेंगे क्लोरीन का? पूछेगा क्लोरीन का ईडीएस बनाइए, ईडीएस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो क्लोरीन लिखेंगे, 7 है ना बाहरी कक्षा में, 2 ऊपर में रख दीजिए, 2 इधर रख दीजिए, 2 इधर रखिए, 6 हो गया। अब बचेगा एक और, तो इधर रख दीजिएगा ना, हो गया क्लोरीन का ईडीएस हो गया। तो अब हम बारी बारी सबको हम बता देते हैं। जैसे आप सबसे पहले क्या बताएंगे? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का ईडीएस बने, हम इधर ईडीएस लिख रहे हैं सबका। हाइड्रोजन का ईडीएस, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया हाइड्रोजन का ईडीएस। उसी तरह से अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन का ईडीएस बनाइए, और ऑक्सीजन का पूछेगा ईडीएस, तो आपको बताएं ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, हो गया 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि सोडियम का बना दीजिए, सोडियम का ईडीएस कितना होता है? तो सोडियम का ईडीएस कैसे लिखेंगे? इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हो गया सोडियम का ईडीएस, हो गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम का ईडीएस बताइए, मैग्नीशियम, देखिए इस सब का ईडीएस ऐसे बनता है, लेकिन ईडीएस कब बनेगा? जब आप इसकी परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा, और इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी ना पता चला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 2 होता है। अब देखिए बाहरी कक्षा में, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बिंदु दिए हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बिंदु दिए हैं। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बिंदु दिए हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो दे देंगे 2 बिंदु दे देंगे इधर, मैग्नीशियम हो गया ना। ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक ना। उसी तरह से अब हम मिटा रहे हैं इसको। उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि क्लोरीन का बता दीजिए हमें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 8 7। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ईडीएस बना के दिखा दीजिए हमको क्लोरीन का। कैसे बनेगा? Cl, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, और 2 इधर से, 7 पूरी जगह, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अच्छा, ये सिंपल वाला हो गया। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, इसका ईडीएस बनाइए, जैसे बोल देगा कि Cl माइनस का बनाइए, Cl माइनस का बनाइए। इसका आईडीएस कैसे बनेगा? Cl माइनस का आईडीएस कैसे बनेगा? देखिए, अच्छा Cl माइनस कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही माइनस है, इसका मतलब ये पक्का इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन लिया होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लिया होगा। अच्छा Cl, पहले Cl समझिए, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 7 होता है ना। लेकिन यहाँ Cl माइनस है, इसका मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तब ना माइनस चढ़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने पर ही माइनस चढ़ता है। तो कैसे बनेंगे Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? देखिए पहले Cl लिखेंगे, लिख दिए Cl, ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर एक माइनस है, एक माइनस यहाँ पे एक ओनली 1 माइनस है, तो समझिएगा एक ही इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अच्छा 7 इसके पास पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो 8 को बन गया होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 2 4 और 2 6, इसके पास 7 को ऑलरेडी था, क्योंकि Cl का ऐसा है ना बना जाता है Cl का। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तब ना माइनस चढ़ जाता है, जो लिया है ना उसको क्रॉस कर दीजिए, कर दिए क्रॉस। अब देखिए, अब इसको ऐसे करके घेर दीजिए, घेर दिए। अब बताइए तो इसके पास अब हो गया, अभी जो माइनस चार्ज यहाँ चढ़ा दीजिए, हो गया। तो Cl माइनस का ईडीएस ऐसे बनता है, ईडीएस ऐसे बनता है। अब आगे देखिए, धीरे धीरे समझिएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन पर डबल माइनस होता है, अगर आपको इसका पूछ ले ईडीएस, इसका ईडीएस बना के दिखाइए, कैसे बनाइएगा? सिंपल देखिए, अच्छा इस पर 2 माइनस है, इसका मतलब ये पक्का 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अच्छा पहले ऑक्सीजन का बना के दिखाइए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। अगर आपसे पूछे इसका ईडीएस बनाइए तो 2 2 4 और 2 6 बन गया।
लेकिन यहाँ पूछ रहा है O माइनस माइनस, कैसे लिखेंगे? O लिखेंगे, 6 तो देना ही है, देना है, 6 दे दिए, ठीक ना, 6 दे दिए ना। अब देखिए तो 2 माइनस लिया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे ऐसे करके, और इसको ऐसे करके घेर देंगे, डबल माइनस है तो डबल माइनस कर देंगे, हो गया। तो ऑक्सीजन O माइनस का EDS ये हो गया। फिर से समझा देते हैं आपको, देखिए ये काम देगा आगे। जैसे अगर आपसे पूछे फिर समझिए, क्लोरीन माइनस है, इसका EDS बना के दिखाइए हमें, कैसे लिखेंगे? क्लोरीन यहाँ 1 माइनस है, एक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो 2 2 4 और 2 6 और 1 7 पहले से होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्रॉस कर देंगे, इसको ऐसे घेर देंगे, हो गया ना Cl माइनस का EDS। अच्छा, ऑक्सीजन डबल माइनस का EDS पूछे तो कैसे लिखेंगे? O 2 2 4 और 2 6 6 तो इसके पास होता ही है, डबल माइनस इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो क्रॉस कर दीजिए, इसको घेर दीजिए ऐसे, तो हो गया ये ना। तो समझ लीजिएगा, आप दोबारा वीडियो देखिएगा समझ में नहीं आएगा, रोक रोक के इसको देखिए तभी समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इतना ही तक रखते हैं। अब अगला, अब इसे आगे पढ़ेंगे किसी और पार्ट में।